गुरुकुल के इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार आप लोगों के सामने नया विषय मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं। एक ऐसा नाटक जिसने आम सामाजिक जीवन का चित्र हमारे सामने उपस्थित किया है, जिसमें हम सब लोगों का प्रतिबिंब परिलक्षित होता है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसके कर्ता कौन है। जो शूद्रक हैं, उस शूद्रक की क्या स्थिति है। हमने कई सारे उदाहरणों को इससे पूर्व की व्याख्या में आप लोगों के सामने प्रकट किया था। उसी का कंटिन्यूएशन लेकर चलते हैं और हमने चर्चा की थी सिल्वान लेवी की। सिल्वान लेवी यह भी पाश्चात्य विद्वान है जिन्होंने मृच्छकटिकम के ऊपर में कार्य किया और मृच्छकटिकम के अध्ययन के उपरांत उनकी ऐतिहासिकता की व्याख्या करते हुए उन्होंने शूद्रक को एक अज्ञात व्यक्ति माना है। बल्कि उन्होंने यह कहा है कि मृच्छकटिकम की रचना किसी अज्ञात व्यक्ति ने की है और उन्होंने अपना नाम छद्म रूप से शूद्रक रख लिया है। दूसरा कथन हमने कीथ को कोट किया था। कीथ ने भी इस शूद्रक को एक काल्पनिक व्यक्तित्व माना है, काल्पनिक चरित्र माना है, क्योंकि भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से किसी कालखंड में शूद्रक नामक राजा नहीं हुआ है। इसी प्रकार जो एक भारतीय विद्वान है कांतानाथ शास्त्री तैलंग, वे स्पष्ट रूपेण कहते हैं कि शूद्रक जो है वो मृच्छकटिकम के कर्ता नहीं है। अर्थात सब मिलाकर के देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, ये शूद्रक ने निस्संदेह भारतीय इतिहास को उद्वेलित किया है और समीक्षक इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे कि ये शूद्रक कौन है। न केवल भारतीय समकालीन विद्वान, न केवल पाश्चात्य समकालीन विद्वानों ने इस पर कार्य किया, बल्कि हमने जब दंडी की चर्चा की तो दंडी के संदर्भ में, यानी दंडी तक ने अवंती सुंदरी कथा में शूद्रक का अभिज्ञान करने का प्रयास किया है। क्षमा करेंगे, अगर यह दंडी स्वयं दंडी है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि यह दंडी इसके माध्यम से संकेत देना चाहते हैं कि यह शूद्रक कोई और नहीं, आर्यक है, और चारुदत्त और कोई नहीं, उसी समाज का एक व्यक्ति है जो बंधुदत्त है। इसके साथ ही अब जब इस पर हम पूरी तरह से विमर्श करें तो दो सत्य स्थापित होते हैं, दो बातें हमारे सामने प्रकट होकर आती है। और वह बात आती है कि शूद्रक ईसा से पहले हो चुके थे। यह बड़ा विचित्र है इस निष्कर्ष पे पहुंचना। और शूद्रक एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, सामान्य रूप से यह निर्णय लिया जाता है, लेकिन इस दोनों निर्णय से मेरी मति या सहमति जो है वो नहीं निकल पा रही। क्योंकि इस शूद्रक को यदि हम ईसा से पूर्व माने तो पुनः एक पूरा का पूरा यह निष्कर्ष लेने में हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि भास पहले, कि कालिदास पहले, कि शूद्रक पहले। मित्रों, अगर एक पूरा का पूरा विमर्श देखें, जिस किसी भी संस्कृत साहित्य के इतिहास की पुस्तकों का आप आलोडन विलोडन करके देखें, कभी भी किसी भी संस्कृत साहित्य के इतिहास के ग्रंथ में मृच्छकटिकम या शूद्रक को भास और कालिदास से पूर्व नहीं रखा गया है। आधुनिक समीक्षक राधा वल्लभ त्रिपाठी आदि जी भी यद्यपि इनका समय वे ईसा पूर्व, कालिदास का टाइम ईसा पूर्व रख सकते हैं, रख रहे हैं, लेकिन कालिदास से पहले इनको अपने काव्य में स्थान नहीं दिया है। एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष ऐतिहासिक व्यक्तित्व का, तो जैसा मैं शुरू से ही संकेत देता आ रहा हूं कि जिस प्रकार हमने सम्राट अशोक का नाम इतिहास में पाया, जिस प्रकार हमने समुद्रगुप्त का नाम, सातवाहन राजाओं का नाम, पुष्यमित्र शुंग का नाम, अग्निमित्र का नाम, उदयन का नाम, अजात शत्रु का नाम, ऐसे सारे राजाओं का नाम हमने प्राप्त किया है। हर्षवर्धन का नाम हो या बाद के परवर्ती जो भी राजा हैं जिनका हमारे पास एक लिखित इतिहास प्राप्त होता है, इस किसी भी सूची में हमें शूद्रक का नाम प्राप्त नहीं होता। इसलिए शूद्रक को एक ऐतिहासिक व्यक्ति कहना, दूसरे शब्दों में शूद्रक नामक एक व्यक्ति जो इतिहास में हुआ था, मृच्छकटिकम के नेपथ्य में यदि उसका उल्लेख करें तो यह निष्कर्ष भी गलत सिद्ध होता कि शूद्रक कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था। हां,
यदि कोई शूद्रक है जिसने रचना की मृच्छकटिकम की, तो वे इतने बड़े राजा नहीं थे जितने बड़े राजा के रूप में उनको प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन शूद्रक मृच्छकटिकम के लेखक हो सकते हैं, क्यों नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। यदि वाल्मीकि रामायण की रचना कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज के सामाजिक विमर्श के रूप में देखें तो इस रामायण भी यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि रामायण का जो खलनायक है वह प्रथम वर्ण का है, यानी ब्राह्मण वर्ण का है। जो उसका नायक है वो द्वितीय वर्ण का है, अर्थात क्षत्रिय नायक है। और जो लेखक है वह चतुर्थ वर्ण का है, और वो वाल्मीकि है जो कि शूद्र है, रचयिता। तो यदि वाल्मीकि अगर रामायण की रचना कर सकते हैं, ऐतरेय महिदास यदि ऐतरेय ब्राह्मण की रचना कर सकते हैं, तो शूद्रक नामक कोई व्यक्ति क्यों नहीं मृच्छकटिकम की रचना कर सकता है? और मैं तो यही कहता हूं कि शूद्रक एक व्यक्ति है जिसने मृच्छकटिकम की रचना की, लेकिन उनकी प्रस्तावना की बातें जो है वो अतिरंजना हो सकती है इतिहास के विमर्श की दृष्टि से। अब आते हैं ईसा से पूर्व की बात, जैसे हमने की। यह एक सोच का विषय है कि जिस प्रकार कालिदास को विक्रमादित्य का आधार बना करके ईसा पूर्व विक्रम 57 बीसी के आसपास ठहराया जाता है, वह भी अपने आप में भ्रांतिपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इसकी कई बार चर्चा कर चुकी है। क्यों? क्योंकि समग्र भारतीय इतिहास को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि ईसवी के रूप में, काल के रूप में विक्रम संवत का प्रथम प्रयोग कदाचित नवीं शताब्दी में आकर के होता है। किसी भी शिलालेख में 8वीं 9वीं शताब्दी से पूर्व विक्रम संवत का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। हो सकता है आधुनिक और कुछ शोध हुए हों जिसमें कि कहीं किसी अभिलेख में हमें विक्रम का मिल जाए प्रयोग, तो बड़े ही वो प्रसन्नता का विषय होगा। लेकिन चूंकि सारे के सारे इतिहास ने चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य माना है, और अगर उसको हम विक्रमादित्य मानते हैं तो निसंदेह कालिदास फिर गुप्त काल के ठहरते हैं। और यदि कालिदास गुप्त काल के ठहरते हैं तो जिस प्रकार महाकवि कालिदास ने अपने मालविकाग्नि मित्रम में भास का नाम लिया है, और अगर शूद्रक कालिदास से पूर्व होते तो वे इनका नाम भी अवश्य देते, क्योंकि वो लिखते हैं भास सौमिल्य कविपुत्रादि नाम प्रबंधान अतिक्रम्य। अर्थात भास ने अपने पूर्ववर्ती नाटककारों के नामों का उल्लेख किया है। और अगर शूद्रक तथा कथित इनसे पूर्व हुए होते और जिसने मृच्छकटिकम नाटक इतने विशाल प्रकरण का प्रबंधन किया होगा, प्रणयन किया होगा, तो कालिदास जैसे विनम्र व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति इस नाम की उपेक्षा कभी नहीं करते। इसलिए शूद्रक सदैव कालिदास के बाद होंगे, और यदि शूद्रक कालिदास के बाद हैं तो फिर वो ईसा पूर्व नहीं ठहरेंगे, अदरवाइज भी ईसा पूर्व नहीं ठहरेंगे। क्योंकि यदि हम कालिदास को 57 ईस्वी का मान लेते हैं तो भी उसके बाद हमें मानना पड़ेगा कि तब तो वो ईसा के बाद ही हुए। और उसी के समकाल में यदि पुष्यमित्र शुंग आदि के काव्यों में, यदि हम अन्य व्यक्तियों के समकालीन काव्यों में, यदि उसके पश्चात ग्रंथों में हमें कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता शूद्रक का, तो इसीलिए कालिदास से पूर्व तो शूद्रक हो ही नहीं सकते। और जिस किसी भी ग्रंथ में, जैसी कि मैंने अभी पहले सूची दी थी, यदि शूद्रक का नाम उपलब्ध है तो वे सारे के सारे काव्य कालिदास के ग्रंथ के बाद के काव्य हैं। चाहे वो राजशेखर हो, चाहे वो दंडी हो, चाहे वो पंचशिख हो, चाहे वो बाणभट्ट हो, या चाहे और कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उनके काव्यों में शूद्रक नामक चरित्र है तो वे कालिदास के बाद के सारे लेखक हैं। इसलिए शूद्रक कभी भी ईसा पूर्व में नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से, यानी समकालीन समीक्षकों ने भी, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी जैसे लोगों ने भी शूद्रक को यदि ईसा पूर्व का व्यक्ति सिद्ध करने का प्रयास किया है तो इस पर पुनः विमर्श की आवश्यकता है। अब आते हैं कि यह शूद्रक है कौन। सबसे पहले मैंने तो यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ये शूद्रक जो हैं वे कालिदास के बाद हुए हैं। अस्तु, अब इसके बाद अगर ये कालिदास के बाद हुए हैं तो हमें किन किन विषयों का इसमें जरूर है सहायता लिया जाना चाहिए हमारे द्वारा, वो भी विमर्श का विषय है। इनके कुछ आंतरिक पक्ष हैं मृच्छकटिकम के। यह मृच्छकटिकम में आप देखें कि बौद्ध भिक्षु का उल्लेख है। बौद्ध भिक्षुओं को बड़ी अच्छी आप चर्चा पाएंगे वसंत सेना आदि के प्रसंग में। बौद्ध विहारों की घटना का उल्लेख प्राप्त होता है।
नवम अंक में अधिकरणिक एक विशिष्ट तत्व देता है, जिसे कि प्रायः आज के जो भी इतिहास हैं संस्कृत साहित्य के, उसमें इसको उल्लेख में लिया गया है। इसके ऊपर भी मेरी टिप्पणी आएगी कि अंगारक विरुद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पतेः, अर्थात अधिकरणिक के आधार पर नवम अंक में कहते हैं वे कि वो मंगल जो है वो बृहस्पति का शत्रु है। अंगारक विरुद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पति, अंगारक मंगल ग्रह को कहते हैं और उनका विरुद्ध जो है वो बृहस्पति है। अर्थात मंगल और बृहस्पति को वे एक फोल्डर में नहीं लाते, वे दोनों को अपोजिट मान रहे हैं, और अर्थात मंगल और बृहस्पति जो है वो परस्पर शत्रु हैं। तदनुसार समीक्षकों ने यह कहा है कि यह वराह मिहिर से पहले का है, क्योंकि वराह मिहिर जो लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में हुए हैं, वराह मिहिर अपने काव्य ग्रंथ में लिखते हैं कि सूर्य, चंद्र और जो बृहस्पति हैं, ये तीनों के तीनों मित्र हैं। किसके? तो मंगल ग्रह के। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वराह मिहिर से पूर्व लोगों के मन में यह ज्ञान था कि बृहस्पति और मंगल जो हैं वो परस्पर विरोधी हैं, जबकि वराह मिहिर ने इस सिद्धांत की स्थापना की कि ये दोनों मित्र हैं। तो इस कारण से वराह मिहिर से पूर्व का यह ठहरता है, निसंदेह वराह मिहिर से पूर्व का ठहरता है। लेकिन वराह मिहिर से पूर्व ठहरने का यह कतई अर्थ नहीं होता कि शूद्रक ईसवी पूर्व में चला जाता है। वो 100 साल पूर्व हो सकते हैं, 200 साल पहले हो सकते हैं, लेकिन 700 साल पहले नहीं होंगे। और शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि वराह मिहिर जो हैं वे 800 ईस्वी के आसपास हुए हैं, और अकॉर्डिंगली 9th सेंचुरी एडी, या बहुत अधिक ले जाएं तो 8th सेंचुरी बाद हैं, आर्यभट्ट के बाद के हैं। आर्यभट्ट 7वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में हुए हैं, मतलब जो कि एक सामान्य परंपरा में चिंतन में है। तो इस रूप में भी हम शूद्रक को ईसवी पूर्व का नहीं ठहरा सकते, हम वराह मिहिर से पूर्व का ठहरा सकते हैं। क्योंकि यहां जो सैद्धांतिक जो विरोध आ रहा है, हम आप सभी जानते हैं कि काल क्रम में नए शोधों के बाद हमें जो पुराने जो हमारे सिद्धांत होते हैं वे कभी कभी क्या होते हैं, असत्य ठहरते हैं, और हम तदनुसार उस नए सिद्धांत को ग्रहण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज हम लोग पाते हैं नव रसों का उल्लेख प्राप्त करते हैं, नवरस की अवधारणा है, श्रृंगार, वीर, शांत आदि। लेकिन कालिदास के काव्य में पाएंगे कि वे 8 ही रस को मानते हैं। तो अब कालिदास के सिद्धांत को लेकर के चलें तो हमें 8 ही रस मानना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि नवीन गवेषणा के आधार पर समीक्षकों ने 9 रसों की अवधारणा प्रस्तुत की। तदनुसार जो प्राचीन सिद्धांत था मंगल और बृहस्पति के शत्रु होने का, उसका खंडन करके वराह मिहिर ने बाद में उन्होंने दोनों को मित्र बताया। तो इसलिए पुराना चिंतन जो है वो खंडित हुआ और नया चिंतन जो है वो स्थापित हुआ, और तदनुसार वराह मिहिर से पूर्व शूद्रक है। लेकिन पुनः इससे यह स्थापित नहीं होता कि 700 वर्ष या 800 वर्ष पूर्व होंगे वराह मिहिर, ताकि उसे हम ईसवी पूर्व में रख सकें। नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। इसके साथ एक और बात आती है कि जो मृच्छकटिकम में के अंत में जाएंगे तो वैशिकी का उल्लेख मिलता है। वैशिकी क्या है कि ये एक गणिका विज्ञान है, ये गणिका शास्त्र है, जिसमें नृत्य, गीत, कला, संगीत आदि की चर्चा प्राप्त होती है। और आप अगर देखें कि कामसूत्र है तो उस कामसूत्र में भी एक ग्रंथ हमें प्राप्त होता है। कामसूत्र में भी एक चैप्टर, एक अध्याय प्राप्त होता है जो कि पूरी की पूरी तरह से वैशिकी को समर्पित है, अर्थात नृत्य, गीत, संगीत आदि को समर्पित है। और तदनुसार अगर वैशिकी के कुछ पक्ष को लेकर के मृच्छकटिकमकार शूद्रक अगर अपने ग्रंथ में ऐसी बात को लिखते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, और हम कह सकते हैं कि ये वात्स्यायन के बाद ही शूद्रक हुए हैं। और वात्स्यायन के बाद यदि शूद्रक हुए हैं तो समीक्षकों ने वात्स्यायन को 3rd सेंचुरी एडी का माना है, अर्थात 300 ईस्वी के करीब के आसपास का माना है कामसूत्रकार को, वात्स्यायन को। और अगर उसके बाद हुए हैं मृच्छकटिकम तो पुनः वह सिद्धांत खंडित हो जाता है हमारे तथाकथित समीक्षकों का कि ये ईसा पूर्व के थे, अर्थात ये ईसा पूर्व के नहीं थे। रही बात पाणिनि व्याकरण के विरुद्ध कतिपय प्रयोग। मित्रों, हम लोगों ने देखा है कि हमारी जब संस्कृत साहित्य के व्यक्तित्व या संस्कृत साहित्य के कतिपय विषयों के काल को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है तो बार बार एक सिद्धांत का आश्रय लिया जाता है कि उन्होंने पाणिनि व्याकरण के विरुद्ध प्रयोग किया है, इसलिए ये पाणिनि के आसपास के हो सकते हैं या पाणिनि के पूर्व के होंगे।
मैं समझता हूं कि यह तर्क बहुत ही दृढ़ या मजबूत तर्क नहीं है, क्योंकि इस तर्क को यदि आधार माना लें तब तो कई सारे लोग जो हैं वो पाणिनि से पूर्व ठहर जाएंगे। जैसे फिर आपको कालिदास को ही आपको लेकर के चलना पड़ जाएगा, क्योंकि कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में अपाणिनेय प्रयोग किया है। अन्य भी कतिपय प्रयोग हैं जो पाणिनि विरुद्ध प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार छोटा सा उदाहरण जो 7वीं शताब्दी के भर्तृहरि हैं, 7वीं शताब्दी के जो भर्तृहरि हैं, वे भी अपने नीति शतकम में वैराग्य शतकम में वे अपाणिनेय प्रयोग करते हैं और बिना संधि के चल पड़ते हैं। वस्तुतः देखिए, इन सारे सिद्धांतों की स्थापना करना हमारे लिए है। कतिपय अज्ञानवश कवि लोग भी प्रयोग कर देते हैं। हमारे आज के भी कई सारे ऐसे विद्वान हैं, कवि हैं, जो अपने कविताओं में गलत व्याकरण का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं। तो हम उसे ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये पाणिनि के पहले हुए। कहीं तो कवि बाध्य होते हैं अपाणिनेय प्रयोग के लिए, और कहीं कहीं कवि चूंकि नए शब्द की रचना करते हैं और उस शब्द का प्रयोग तदनुसार वो संस्कृत में कर जाते हैं, बाद के समीक्षक यह देखते हैं कि ये तो व्याकरण के अनुकूल नहीं बनते, इसलिए चलो ये गलत है। तो इसलिए यह सिद्धांत बड़ा स्पष्ट नहीं निकलता कि ये पाणिनि व्याकरण के विरुद्ध अगर उन्होंने प्रयोग किया है, पाणिनि के नियमों के विरुद्ध में प्रयोग किया है, तो पाणिनि के बहुत ही शीघ्र बाद हुए होंगे। शीघ्र बाद से तात्पर्य है कि यदि पाणिनि 6th सेंचुरी BC में हुए तो ये 5th सेंचुरी 4th सेंचुरी BC में हुए होंगे। नहीं, यह सिद्धांत उतना मजबूत नहीं है जिसके आधार पर हम शूद्रक को ईस्वी पूर्व का माने। इसी प्रकार एक और बातें आ रही है। चंद्रबली पांडे जी ने अपने विभिन्न विमर्शों के आधार पर शूद्रक को विक्रमादित्य से पहले सिद्ध किया है। यदि चंद्रबली पांडे जी यह मान करके चलते हैं कि विक्रमादित्य 57 BC वाले हैं, तो मैंने हमेशा से कहा है कि यह एक विमर्श का विषय है, क्योंकि विक्रमादित्य कोई नामी राजा 57 BC में नहीं हुए हैं, या कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हो। अगर आप कालिदास के काव्य के आधार पर चलें तो कुमारगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और उसमें आप पाएंगे कि दिष्ट्या महेंद्रोपकार पर्याप्तेन विक्रम महिम्ना वर्धते भवान। ये विक्रम और वशियम का डायलॉग है, जो कि चित्ररथ नामक चरित्र, पुरुरवा नामक चरित्र के लिए कहता है कि दिष्ट्या महेंद्रोपकार पर्याप्तेन विक्रम महिम्ना वर्धते भवान। तो यहां जो विक्रम है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, और महेंद्र जो है वो आपको महेंद्रादित्य नाम से जो है कुमारगुप्त है, जो इतिहासकारों ने जो अभिज्ञान किया है उस आधार पर। तो अगर ये सारे देखेंगे कि एक अपने अपने तर्क हैं, भ्रामक तथ्य हैं, तर्क हैं, जिन तर्कों में ये बात निकल कर आती है कि या तो ये ईस्वी पूर्व हैं और ईस्वी पूर्व ही हैं, लेकिन ये प्रयास नहीं है कि ईस्वी पूर्व के बाद हैं। हम लोग एक आवश्यक रूप में ये जानते हैं कि एक भावनावश हम सदैव अपने उस काल को, ऐसे काल को पीछे ले जाना चाहते जो काल की सपोर्टिंग नहीं है टेक्स्ट से, और उसी में कालिदास आदि हैं। हम इसे 57 BC मानने से पहले क्यों न यह सोचें कि जिस 57 BC को हम लोग विक्रम संवत मान रहे हैं कि वह विक्रम संवत कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यारोहण की तिथि तो नहीं, क्योंकि गुप्त वंश की स्थापना से लगभग 56-57 ईयर्स बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की थी। हो सकता है उसी दिन उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हो और तदनुसार वह संवत चल पड़ा हो, क्योंकि परवर्ती जितने भी आप अभिलेख पाएंगे या उनके पूर्ववर्ती अभिलेख पाएंगे, उसमें कहीं भी विक्रम संवत का उल्लेख प्राप्त नहीं होता, सर्वत्र शक संवत का उल्लेख प्राप्त होता है। तो यह एक मित्र सोचने का विषय है कि यदि विक्रम संवत इतना प्रसिद्ध रहा होता तो शिलालेखों में खास करके तब जो भारतीय राजा हैं, उन भारतीय राजाओं तक ने शक संवत का उल्लेख किया है, विक्रम संवत का उल्लेख नहीं किया है। इसीलिए यह सोचना हमारे लिए जरूरी है कि क्या यह विक्रमादित्य ईस्वी पूर्व वाला विक्रमादित्य है तो कैसे है, और वह राजा कौन है, कौन वो राजा है 57 BC का जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, वो जानना जरूरी है। अस्तु, आगे चलते हैं। जैन परंपरा में शूद्रक को सातवाहन से संबद्ध बताया जाता है।
सातवाहन से संबंध से तात्पर्य है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। सातवाहनों के ढेर सातवाहन हुए हैं जो कि मात्र सत्तात्मक लेके चलते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र सातकर्णी आदि जो हैं वो सातवाहन राजा हैं। इन्हीं के काल में गाहा सतसई की रचना की थी हाल ने। तो ये जो चीजें हैं ये सातवाहन से शूद्रक को मानते हैं। एक क्षण के लिए इसे माना जा सकता है, हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि अगर सातवाहन राजाओं के जिस प्रकार के क्रांतिकारी स्वरूप हमने देखा है, सातवाहन राजा जो सामान्य भारतीय राजाओं से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें विपरीत देखी जाती है परंपरा के। जैसे उन्होंने अपने नामों के साथ माता का नाम उन्होंने कैरी किया, जो कि उस परंपरा में नहीं देखा गया है। तो इसी रूप में यदि इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की होगी, आम समाज की रचना की होगी, किसी सातवाहन राजा ने की होगी या उनके समकालीन कोई कवि ने किया होगा, तो यह भी एक विमर्श का विषय होता है। हमें इसके संदर्भ में और भी शोध सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। अवंती सुंदरी में शूद्रक का मूल नाम इंद्राणी गुप्त कहा गया है और जिसे अश्मक का राजा माना, अश्मक जनपद का के राज्य अश्मक जनपद में इनका जन्म हुआ था, ऐसा उल्लेख मिलता है। मित्रों, तदनुसार अब आते हैं हम अपने इस विषय की चर्चा करें कि ये शूद्रक कब हुए, ये शूद्रक कौन थे। मैं कहीं कहीं सोचता हूं और मैं इस ओर आप लोगों को भी उन्मुख करना चाहूंगा कि एक बार दंडी से संबद्ध करके इसे देखें, क्योंकि दंडी ने मृच्छकटिकम के एक पद्य का प्रयोग अपने काव्यादर्श में भी किया है, जिसकी चर्चा में अभी आगे करूंगा। मैं पद्य सुना ही देता हूं। लिम्पतीव तमोंगानी वाला अत्यंत प्रसिद्ध पद्य है मृच्छकटिकम का, और ठीक वही शब्दावली, वही भाषा, वही चीज दंडी अपने ग्रंथ में प्रयोग में लाते हैं। और हम आप सभी जानते हैं कि जो कवि होते हैं अपना जो रिफ्लेक्शन जो है, अपना जो बिंब है, उसका प्रतिबिंब अपने अन्य ग्रंथों में भी लेकर के चलते हैं। अब कालिदास को ही ले लीजिए। कालिदास जब कहते हैं गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतम चेतः आदि वाला जो पद्य है, 32वां पद्य प्रथम अंक का, ठीक वही भाव आपको विक्रमोर्वशीयम के प्रथम अंक में लेकर के चलते हैं कि एषा मनो में प्रसभम शरीरात सुरांगना कर शति खंडिताग्रात सूत्रम मृणाला दिवराज। एषा मनो में प्रसभम शरीरात पितुः पदम मध्य ममुत्पतंती सुरांगना कर शति खंडिताग्रात सूत्रम मृणाला दिवराज हंसी। दोनों के अगर प्रवृत्ति को देखें, जो पद्य की जो कल्पना है अगर उनको देखें, और गच्छति पुरः शरीरम धावति को देखें, तो आप देखेंगे कि दोनों कल्पनाओं में कोई अंतर नहीं है। और यही नहीं, अन्य कई भी, अगर आप कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम को मिला करके देखेंगे तो कई सारे ऐसे विषय आपको मिल जाएंगे जैसे एक ही प्रकार की बात कालिदास रिपीट कर रहे हैं दोनों में। यथा प्रसिद्धैर मधुरम शिरोरुहैर जटाभिरप्येव मभूत दाननम न षट्पद श्रेणी भीरेव पंकजम सशैवला संगमपि प्रकाशते। कुमार संभवम 5वें सर्ग का यह 9वां पद्य है। और उसी प्रकार अगर आप अभिज्ञान शाकुंतलम के सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशुर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयमधिक मनोज्ञावल्कले नापि तन्वी किमिभि मधुरा नाम मंडनम ना कृति नाम। इन दोनों पद्यों के बिंब प्रतिबिंब को मिलाकर के देखने की कोशिश करेंगे तो दोनों जगह एक ही बात की जा रही है। तो अगर दंडी ने जिसने की काव्यादर्श में लिम्पति व तमोंगानी की चर्चा की है, अगर मृच्छकटिकम में भी वही बात कर रहे हैं, तो एक ही कवि की यदि ये दोनों रचना है तो फिर दोष कैसा। तो इसीलिए हम अवंती सुंदरी कथा के उस पक्ष की ओर जरूर जाना चाहेंगे जहां दंडी ने शूद्रक को आर्यक के रूप में अभिज्ञान किया है। अर्थात दंडी की दृष्टि से जो है, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं दंडी विरचित ही यह मृच्छकटिकम होना चाहिए, क्योंकि एक विशिष्ट पक्ष और हम लोग भूल रहे हैं, और वह विशिष्ट पक्ष है भास विरचित चारुदत्तम। आप लोग सभी जानते हैं कि चारुदत्तम जो एक अधूरा नाटक है, नाटक पूर्ण नहीं है, 4 अंक उनके मात्र उपलब्ध होते हैं, और जिसमें कि वसंत सेना और चारुदत्त मात्र के रूप स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। वो राजनीतिक षड्यंत्र जो है, राजनीतिक जो उठा पटक है, उसका उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता। तो उस काव्य के बाद ही हमें मृच्छकटिकम को स्वीकार करना पड़ेगा। और भास चूंकि ज्ञात है कालिदास को, और कालिदास
ने अगर भास को रिकॉग्नाइज किया, जैसे मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में यह स्थापित किया है, और शूद्रक को स्मरण नहीं किया है, तो कदाचित कालिदास शूद्रक को नहीं जानते थे और कालिदास के बाद शूद्रक हुए हैं और कालिदास के बाद दंडी भी हुए हैं। इसी प्रकार से यदि चारुदत्त की नाटक को पढ़ने के बाद उनके विषय में अपने कुछ विषय को मिला करके उन्होंने, अगर शूद्रक नामक किसी कवि ने अगर मृच्छकटिकम का विस्तार कर दिया है, तो वो भी हमें मानना पड़ेगा कि भास के बाद की रचना है मृच्छकटिकम। और चूंकि भास के बाद की रचना है और कालिदास ने भास का स्मरण किया है, शूद्रक का स्मरण नहीं किया, इसलिए यह कालिदास के बाद हुआ है शूद्रक, और यह शूद्रक कोई और नहीं, अगर दंडी ही है तो इसको समझने में, निष्कर्ष रूप में लेने में दोष उत्पन्न नहीं होता। और इस प्रकार दोनों सत्य और तथ्य और कथ्य पथ्य रूप में हमारे सामने स्थापित होता है कि दंडी ही शूद्रक है या शूद्रक ही दंडी है, या दंडी की पूर्व पीठिका जो है, प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना दंडी ने नहीं लिखी होगी। चूंकि प्रस्तावना प्रारंभ में प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए परवर्ती किसी विद्वान ने उसकी पूर्णता के लिए ग्रंथ के आरंभ में प्रस्तावना रूप शूद्रक नामक किसी विशिष्ट राजा की कल्पना की, और उसकी कल्पना के अंतर्गत ये शूद्रक जो है यह नाम प्रचलित हो गया। क्योंकि निस्संदेह मृच्छकटिकम के मूल का हिस्सा प्रस्तावना नहीं है, पूरी तरह से एक विपरीत संभावना वहां प्रकट की जाती है। तो मित्रों, मैं इसे निष्कर्ष पे यह बात छोड़ूंगा आप लोगों के सामने कि शूद्रक ईसा से पूर्व नहीं हुए थे, ना ही इनको स्थापित किया जा सकता है। पुनः इनकी भाषाओं पर भी ध्यान देना है हमें। जितने प्रकार की प्राकृत भाषाओं का उल्लेख मृच्छकटिकम में प्राप्त होता है, हमें यह देखना पड़ेगा कि उस प्राकृत भाषा का विकास और विस्तार कब तक हुआ है और कब हुआ है। यानी शकारी कब है, ढक्की कब है, पैशाची कब है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं मृच्छकटिकम में ये पाई जाती है प्राकृत भाषा के अलग रूप, और महाराष्ट्रीय प्राकृत और अर्धमागधी इसमें नहीं पाई जाती है। तो यह भी हमें देखना पड़ेगा कि किस कालखंड में यह है। तो तदनुसार मैं तत्काल इस निष्कर्ष पर आप लोगों को छोड़ता हूं कि कालिदास के बाद शूद्रक हुए, कालिदास के बाद दंडी हैं। दंडी के काव्यों का साम्य मृच्छकटिकम से पर्याप्त प्राप्त होता है। दंडी के काव्य से इनके पद्य की साम्य की हमने चर्चा की, इसलिए कदाचित यह दंडी ही तो नहीं जो मृच्छकटिकम के लेखक हैं। विमर्श कीजिएगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मृच्छकटिकम को पूर्ण विस्तार से आपके सामने इसी प्रकार की समीक्षा के माध्यम से मैं प्रस्तुत करूंगा। आप लोग इसे अवश्य सुनें और अपनी टिप्पणी हमें जरूर दें। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।